हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पनामा कैनाल के बारे में, पनामा लीक्स के बारे में। आपने सुना होगा पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र होता है पनामा लीक्स वगैरह के। इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं एक कैनाल जिसको बनाया गया स्विस कैनाल के ऊपर रखते हुए, जो कि बिज़नेस हब के लिए बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन बन गया लॉजिस्टिक बिजनेस के अंदर, जिसका नाम है पनामा कैनाल। इस कैनाल को बनाने का आइडिया आया 1600 के अंदर और सोचा गया कि इस एरिया के अंदर एक कैनाल बनाई जाए जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बनाई गई, जो कि दो समंदरों को आपस में मिलाती है। 1513 के अंदर स्पेनिश एक्सप्लोरर ने एक ज़मीन का कुछ पतली सी पट्टी दरियाफ्त की जहां पर यह कैनाल बनाई जा सकती थी। 1934 के अंदर स्पेनिश किंग ने हुक्म दिया कि जाके सर्वे किया जाए कि इस जगह के ऊपर कैनाल बनाई जा सकती है या नहीं। तो सर्वे से पता चला कि यहाँ पर कैनाल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, जबकि इस कैनाल की जो कि टोटल लंबाई होनी है वो 82 किलोमीटर होनी है, 82 किलोमीटर। सो बहुत सारी कोशिशों करने के बाद भी ये कैनाल मुकम्मल नहीं हो सकी। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। बेसिकली अगर हम कहें तो एक पहाड़ को काट कर इस कैनाल को बनाया जाना था। सो बहुत सारे चीज़ों के बाद ये कैनाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सो आखिरकार एक फ्रेंच कंपनी ने इस कैनाल को बनाने का ठेका लिया और इस कैनाल के ऊपर काम शुरू कर दिया। और ये वही फ्रेंच कंपनी थी जिसने स्विस कैनाल को भी बनाया था। पनामा कैनाल को बनाने के पीछे मकसद क्या था? इसको आसान अल्फाज में कहें, जिस तरीके से हम आम तौर पे जो रोड्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, तो इसी तरीके से समंदरी रास्तों के अंदर भी शॉर्टकट्स बनाने के लिए पनामा कैनाल को बनाने की मंजूरी दी गई। पनामा कैनाल बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? पनामा कैनाल से पहले ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका जाने के लिए या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए बहरी जहाज़ को बहुत लंबा रास्ता घूम कर तय करना पड़ता था। सो वहाँ सोचा गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है, जो बिल्कुल पतली सी एक सड़क है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है, उस जगह पर इस पनामा कैनाल को बनाया जाए और इसके ऊपर काम शुरू किया गया। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक फ्रेंच कंपनी ने इसके ऊपर काम शुरू किया। फ्रेंच कंपनी ने यहाँ पे काम शुरू किया और उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना आया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको एक मसला आया जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल दिया, जिसने उस मसले ने इस कंपनी को, फ्रेंच कंपनी को, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि मच्छरों के काटने से वहाँ पर एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी ने इतना नुकसान किया कि 5600 वर्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे और इसके बाद फ्रेंच कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और वो ये प्रोजेक्ट छोड़कर चली गई। 1904 के अंदर अमेरिकन्स यहाँ आ गए और अमेरिकन्स ने जब इस कैनाल का जायज़ा लिया तो उनको इस बात का बहुत आइडिया हो चुका था कि ये जो कैनाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है बिज़नेस के अंदर। और सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को के बीच में से बनाई जानी है, जिसका आसान मकसद था कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलने वाला है टैक्सेस की सूरत के अंदर। कैनाल को बनाने के लिए एक पहाड़ को काट कर सी लेवल के पास लाना था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। सो अमेरिकन्स ने पहाड़ के बीच में एक लेक बना दी, आर्टिफिशियल लेक, जो कि पहाड़ का लेवल मैच करने लगे। लेकिन अब वहाँ मसला ये था कि पहाड़ जो है ऊपर था पानी से, जिसकी वजह से सी लेवल मैच नहीं हो सका। सो वहाँ पर अमेरिकन इंजीनियर्स ने एक आइडिया निकाला और वहाँ पर उस आइडिया का नाम दिया गया लॉकिंग सिस्टम, कि वहाँ पर लॉक्स बनाए जाएं और एक समंदर से दूसरे समंदर को कनेक्ट किया जाए। अगर हम इसका जायज़ा लें कि ये लॉकिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं, सो आसान तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो वो ऐसे काम करते हैं कि एक समंदर से दूसरे समंदर जहाज़ को जाना है तो जहाज़ एक तरफ से आते आते पहले लॉक सिस्टम में चला जाएगा। हालांकि जब हमने डिस्कस किया है कि जो समंदर की सतह है और उससे ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल लेक जो बनाई गई है वो उससे ऊपर है। सो उसको देखते हुए अब लॉकिंग सिस्टम को बनाया गया। जहाज़, जब बहरी जहाज़ जो होता है वो जब लॉक के अंदर आता है तो उसको पानी से फिल किया जाता है और उसको इतना फिल किया जाता है कि वो लॉक जहाज़ को उठाकर ऊपर लेवल कर देता है आर्टिफिशियल लेक के वाटर लेवल के। सो अब क्या होता है, आर्टिफिशियल लेक और लॉक में बराबर का लेवल का पानी होता है, तो आसानी से शिप जो है ट्रैवल कर सकता है लॉक से आर्टिफिशियल लेवल के अंदर, आर्टिफिशियल लेक के अंदर। सो वहाँ से वो आर्टिफिशियल लेक में
जहाज़ जो है ट्रैवल कर जाता है। उसके बाद सेम जब वो सेकंड एंड पे पहुंचता है जहां से आप ऊपर चढ़ाने के बाद उसको उतारा जाना है, सो वहां से सेम प्रोसीजर होता है कि सेकंड साइड के लॉक को फिलअप किया जाता है वाटर से, और वो इतना फिल कर दिया जाता है कि उस लॉक का वाटर लेवल लेक के लेवल जितना हो जाए। जब इतना हो जाने के बाद वो लॉक को खोल दिया जाता है ताकि वो लेक से जहाज़ जो है आसानी से लॉक में आ जाए। उसके बाद उस लॉक से पानी निकाला जाता है। उस पानी को निकाल कर इतना कर दिया जाता है कि लॉक का और समंदर का पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी शिप के लिए वहाँ से ट्रैवल करना। 1600s के अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उस टाइम ये इतना आसान तो नहीं था, लेकिन जब 1900 में इसको स्टार्ट किया गया दोबारा से अमेरिकन्स के साथ, तो वहाँ ये थोड़ा ज़्यादा आसान इसलिए हो गया था क्योंकि बेहतर टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी और मॉडर्न साइंस के हेल्प की वजह से ये स्टेट्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। क्योंकि पहले इस आइडिया का किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने लेवल्स को नापने में हेल्प की और फिर इन स्टेट्स को बनाकर पनामा कैनाल बना दी गई। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट आई $639 मिलियन, और इसमें से फ्रेंच कंपनी ने 287 मिलियन डॉलर्स लगाए और बाकी के $352 अमेरिकन ने लगाए। पनामा कैनाल मुकम्मल होने के बाद बहुत से बहरी जहाज़ यहाँ से आना जाना शुरू हो गए, लेकिन उसके बाद एक मसला जो पनामा कैनाल को पेश आया वो ये था कि मॉडर्न डेज़ के अंदर जो बहरी जहाज़ बनाए जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा होता था और वो चौड़े भी होते थे, लेकिन इतनी चौड़ाई पनामा कैनाल की नहीं थी। सो इस स्टिल जो है उन जिस मकसद के लिए ये बनाई गई थी वो मकसद पूरा नहीं हो सकता था। बहुत सारे जहाज़ों को उनकी चौड़ाई की वजह से पूरा वही चक्कर लगा के जाना पड़ता था, वेस्ट अमेरिका से पूरा घूमकर जाना पड़ता था। तो अब यहाँ पर सोचा गया कि इस पनामा कैनाल को एक्सपेंड किया जाए 2007 के अंदर, और इसकी एवेल्यूशन की तो प्रोजेक्ट की प्राइस की जो थी $5.25 बिलियन बैठी, और इसको स्टार्ट किया गया। और इसको स्टार्ट करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दिया गया मॉडर्न डेज़ के हिसाब से, ताकि अब कोई भी बहरी जहाज़ आसानी से इसमें से गुजर सके, और इसका काम 2016 में मुकम्मल हो गया। और जैसा हमने जिक्र किया है इसको बनाने में $5.25 बिलियन का खर्चा। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, चाइना और साउथ कोरिया इस कैनाल को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और 15,000 के करीब ये हर साल इस पनामा कैनाल से जहाज़ गुजरते हैं, और एक जहाज़ का टोल टैक्स $4.5 लाख होता है। और अगर आज के हिसाब से, आज के डॉलर रेट के हिसाब से अगर हम बात करें, पाकिस्तान के कुछ 10 करोड़ रुपए बनते हैं, और ये प्राइस जो है वेरिएबल्स में होते हैं। इसका मतलब ये है ये डिपेंड करते हैं शिप के साइज़ के ऊपर और कार्गो के ऊपर। एक बहरी जहाज़ यानी एक कार्गो शिप इस पनामा कैनाल से गुजरने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगाता है। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, इसकी ऑनरशिप 1999 तक 1999 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास थी। उसके बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया पनामा गवर्नमेंट के। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप क्रिकेट के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं, क्रिकेट एनालिसिस के हवाले से, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसके ऊपर हम क्रिकेट एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे, मैचेस के हवाले से, वर्ल्ड कप या जो भी मैचेस हमारे साथ चल रहे होंगे। आप इस लिंक के ऊपर जो पॉपअप पे आ रहा है वहाँ देखकर उस वीडियो को, वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है कवर करने के लिए। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाएं। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।